देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस प्रेम के लिए, सपोर्ट के लिए पूरी न्यूज़ 21 की टीम की तरफ से, क्योंकि आप दर्शकों का काफी प्रेम और उत्साह जो सहयोग है हमारे इस कार्यक्रम को मिला है। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राजनीति से जुड़े एक ऐसी शख्सियत जो कि युवा चेहरा है। मैं बात कर रही हूं अशोक सैनी जी का। आपको बता दें कि अशोक सैनी जी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो साथ ही नागौर देहाता जिले के संगठन प्रभारी भी हैं। तो अशोक जी का सबसे पहले तो हमारे खास मुलाकात के कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अशोक जी नमस्कार करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने आखिरकार हमारे लिए समय निकाल ही लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए। पहले तो जानना चाहेंगे कैसा स्वास्थ्य है आपका, कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से कि आज आपने हमारे लिए समय निकाला। अशोक जी जाने माने चेहरा है। अशोक जी काफी लोग इनको पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, जनता के चहेते हैं। और अशोक जी से आज काफी सारी जो चर्चा है आज हमारे खास मुलाकात में हम करेंगे। अशोक जी बात की थोड़ा सा हम शुरुआत करें कि आप राजनीतिक सफर की अगर हम आपकी बात करें, सबसे पहले आप शुरुआत करें तो आपके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हनुमानगढ़ जिले के भादरा से आते हैं, आपका बचपन वहीं बीता है। आपकी स्कूली दिनों में जो आपके दोस्त थे, जो गुरु थे, थोड़ा उन सब के बारे में जानना चाहेंगे। अपने परिवार के बारे में बताएं। देखिए मेरा जन्म हनुमानगढ़ जिले में भादरा है और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई और बहुत ही सामान्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। बड़ा जॉइंट परिवार मेरा है, आज भी जॉइंट परिवार है। हम 9 भाई हैं और एक मेरी सिस्टर है। और शुरू से ही बचपन से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। और जुड़ क्या गया था, मैंने एक मेरे परिवार में मेरे चाचा जी, पिताजी, ताऊ जी, भाई वगैरह सब मेरे संघ परिवार जनसंघ से जुड़े हुए सब लोग थे। तो संघ में प्रचारकों का आना जाना था ही। बिल्कुल बिल्कुल। 7th 8th क्लास में था तभी से संघ की शाखाओं में जाना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे कॉलेज के बाद में राजनीति के हमारा युवा मोर्चा से मेरा सफर प्रारंभ हुआ। और बस वहां से चलते हुए काम करते करते कब प्रदेश की राजनीति में आ गए। और मेरे साथ 2 चीज अच्छी रही, मेरा परिवार हमेशा से ही सहयोगी रहा और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने राजनीति में मेरा पूरा सपोर्ट किया। आज भी वो सब लोग मेरे साथ में हैं। बिल्कुल, आपका जो एक स्वभाव है, जो जनता काफी इनको पसंद करती है। जब ये आने वाले थे इनके बारे में बहुत कुछ सुना था पहले भी, हम अक्सर इनको आर्टिकल्स, टीवी, न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं, पर काफी सारी आज बात करने के लिए मैं भी काफी उत्सुक हूँ आपसे। शुरुआती शिक्षा की जैसे आपने बता दिया कि आपकी भादरा से, उसके बाद आप सादुलपुर के मोहता कॉलेज, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से आपने बीए किया। कॉलेज के दिनों का अनुभव शेयर करना चाहेंगे आप हमसे कोई, क्योंकि कोई यादगार किस्सा जिससे कोई मैसेज या जीवन का कोई दिशा में कोई आगे बढ़ना चाहता है, उनको कोई दिशा मिल सके, कोई प्रेरणा मिल सके, जनता जानना चाहेगी थोड़ा विस्तार से। देखिए वैसे कॉलेज का मेरा कोई ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं रहा। ठीक है। मैं संघ का स्वयंसेवक था तो मुझे लगा कि मुझे मेरे जिले में वहीं रह करके काम करना है। और हमारे वहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज कोई था नहीं। तो मैंने सादुलपुर मोहता कॉलेज से प्राइवेट ही मैंने स्नातक किया, मैंने बीए किया। और उसके बाद में मैंने LLB भी करने का प्रयास किया, पर वो मैं राजनीति में आ गए थे, आपका थोड़ा समय। LLB में 1 साल करने के बाद में मैंने ड्रॉप कर दिया था और कंटिन्यू मैं रहा। मैं पढ़ाई करने की इच्छा थी पर कर नहीं पाया, क्योंकि वहाँ माहौल भी नहीं था। फिर स्टार्टिंग से ही राजनीति को सामाजिक जीवन में स्टार्ट हो गए थे। बस थोड़ा सा जयपुर में यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का और वहाँ विद्यार्थी परिषद से मैं काम करने का मन हमेशा से रहा था, पर वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला। पर मैं थैंक्स करूंगा मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना करके मेरी वो कमी भी पूरी कर दी। तो मैं आज बिल्कुल आज भी आप जनता की सेवा अशोक जी कर ही रहे हैं। और जैसे कि मैंने दर्शकों को बोला कि जनता के आप चहेती इसीलिए हैं क्योंकि दिन रात कोई भी काम हो, अपने काम से प्रेम है इनको, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं अशोक जी। तो अशोक जी थोड़ी सी हम बात को और बढ़ाना चाहेंगे। वर्तमान में आप जयपुर में निवास कर रहे हैं, तो राजधानी जयपुर तक के सफर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपकी फैमिली के साथ रह रहे हैं, राजनीतिक करियर को लेकर अपने जयपुर आने की आपने सोची कैसे? देखिए जयपुर तो वैसे तो मैं राजनीतिक जीवन में जब था तो भाई महीने में 2 बार कभी कभार आना होता था। और स्टार्टिंग के दिनों में तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है कि जब हम मौका मिलता है, पैसे भी नहीं होते थे। जी। और हमारे यहाँ ट्रेन चलती थी शाम को, और ट्रेन यहाँ मॉर्निंग में पहुंचती है, अभी भी शायद चलती है वो। उस ट्रेन से आते थे, बड़ी मुश्किल से ट्रेन का किराया भी, कभी तो बिना किराए भी आते। सुबह
वहाँ पोलो विक्ट्री के आसपास कहीं नाई की दुकान पे वहीं मुंह धो करके और कंघी करके बीजेपी ऑफिस आ जाते थे। और बहुत ज्यादा नेता मुझे जानते भी नहीं थे उस समय। शुरुआती दौर माननीय अरुण चतुर्वेदी जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और माननीय सतीश पूनिया जी, ये 2 नेता थे जो मुझे बाई नेम जानते थे। तो मैं ज्यादातर इन्हीं के घर पे जाकर के इनसे नमस्ते करके या पार्टी कार्यालय में आकर के मैं अगले दिन रात को या वापस हम लोग निकल जाया करते थे। तो बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी रुकने की और खाने पीने की, बहुत पैसे भी नहीं होते थे, समय था। आज भगवान की कृपा है कि हम यहाँ जयपुर में रह भी रहे, तो लगातार आना रहा। पर 2015-16 में जब पार्टी ने जिम्मेदारी दी, उससे पहले मेरे परिवार यहाँ सेटल हो गया था। मेरा छोटा ब्रदर है, उसने अपना घर बना लिया था, अपना व्यापार भी यहाँ स्थापित कर लिया था। और मेरी मिसेज और बच्चे उसके साथ ही वहीं पढ़ाई के लिए रहते थे। और जब मैं 2015-16 में जब यहाँ अध्यक्ष बनकर के आया, मुझे पूर्ण रूप से जब यहाँ रहने का अवसर मिला तो ज्यादा कठिनाई फिर आई नहीं मुझे। नहीं, पर बड़ा संघर्षपूर्ण एक कह सकते हैं आपका सफर रहा है, काफी लंबा आपका अनुभव सर, बहुत लंबा है। आपके आने से पहले ही आपके बारे में जब थोड़ा हम सर्वे किया जाना तो आपका जो अनुभव है काफी लंबा है। सर एक चीज पर्सनली थोड़ा मैं जानना चाहूंगी, फिर मैं कुछ 4-5 राजनीतिक चीजों पर आऊंगी सीधा, कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन को इतना, मतलब आपसे जानना चाहूंगी कि पॉलिटिशियन की लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं, या मतलब क्योंकि पॉलिटिशियन अपने आप में एक रुतबा रखते हैं, तो क्या वास्तविकता क्या होती है मैं जानना चाहूंगी जो लोग देख रहे हैं। क्योंकि आजकल लड़कों को भी लगता है नेतागिरी में, माफी चाहूंगी पर कहते हैं नेतागिरी में आ जाओ सब सेट है, तो क्या ऐसा होता है? दरअसल पे क्या होती है चीजें? राजनीति का जो जीवन है वो अपने आप में बहुत से संघर्षपूर्ण रहता है। और मुझे लगता है कि जो लोग ये समझते हैं कि राजनीति का फील्ड बहुत आसानी से मिल जाता है, रुतबे वाला है, मतलब वाली चीज, किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा लो, उसमें भी अपने आप को बहुत समझते हैं। राजनीति भी कई लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ, अपनी विचारधारा के लिए काम करता हूँ। अगर आपने मेरे बारे में ठीक से चुना तो मैं हमेशा अपने टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि पदों के लिए मत काम करिए, आप संगठन के लिए काम करिए, पद तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अगर आप संगठन के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, तो देर सवेर पार्टी, आज तो हमारे मुख्यमंत्री जी हर मंच पे कह रहे हैं, आज भजन लाल जी, कि आप कैमरे की निगाह में हो, और हर कार्यकर्ता हमारे वरिष्ठ नेताओं की निगाह में रहता है। बिल्कुल। और जो काम करता है उसको स्थान मिलता ही मिलता है। और मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रगल कह दो आप, या एक आपका ये यात्रा है आपकी, और इस यात्रा के कहते हैं कि भी मंजिल का आनंद नहीं होता, सफर का ही आनंद होता है। सर वही आपकी बात का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कहते हैं ना लोग, एक बड़े लोग कहते हैं कि सरस्वती की पूजा करो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, ये वही वाली आपकी बात का मतलब हो गया। अशोक जी, मैं आपसे आगे अब हम थोड़ी राजनीतिक चीजों के बारे में बात करेंगे। आपने वर्ष 1987 से 1995 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के बाद 1996 में सक्रिय रूप से आपने राजनीतिक में एंट्री ली है। 1996 में पार्टी की तरफ से आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा हनुमानगढ़ जिले का उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। अगर इसके आगे बात करें, वर्ष 2001 तक आप उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। पार्टी की तरफ से मिली पहली जिम्मेदारी को निभाने के दौरान क्या कुछ अनुभव रहा था, हम जानना चाहेंगे। देखिए, राजनीति मुझे भाई संघ में काम करते करते मुझे कोई बहुत ज्यादा परेशानी आई नहीं थी। कुछ कारण से भाई कॉलेज के बाद में एक बार ऐसा लगा भी मध्यम वर्गीय परिवार में है तो, और बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अग्रणी नहीं थे, तो मुझे लगा कि परिवार का जो व्यापार है, मेरे मिठाई की दुकान है, आज भी मेरे मिठाई की दुकान है, मेरे 3 भाई उसमें काम करते हैं, मेरे पिताजी वगैरह सब लोग उस समय थे, तो मुझे लगा कि भी अब मैं इसमें काम करूंगा। लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने उस समय कोई युवा मोर्चे का गठन होना था, तो वही भादरा के हमारे जिले के जो हमारे प्रमुख लोग थे, उन्होंने मुझे चला करके कहा था कि भी आपको ये युवा मोर्चा में काम करना चाहते हो, तो मैंने कहा मैंने कोई राजनीति के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन आप मुझे एक दिन का समय दो। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उस समय हमारे अमर सिंह जी राठौड़ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने थे, वो आए। अगले दिन हम लोगों ने चाय पी, उन्होंने कहा हम लोग आपको डिस्ट्रिक्ट की टीम में लेंगे और आपको पूरा काम संभालना है। उस दिन लगे तो फिर आज तक रुके ही नहीं। आज तक रुके नहीं, सफर आपका वहीं से शुरू हो गया। अशोक जी, थोड़ा आगे जानना चाहूंगी कि राजनीति में किसी व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि लंबा अनुभव है, काफी लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि हर क्षेत्र में कोई ना कोई प्रेरणादायी व्यक्ति होता है, या यूं कहे कि हमें किसी से प्रेरणा मिलती है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं की राह चुन लेते हैं। तो आपको प्रेरणा किससे मिली, ये जानना चाहूंगी। देखिए, मैं 2 लोगों का जिक्र मैं हमेशा अपने भाषणों में मैंने करा है।
एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं हमेशा उनको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और उनके जीवन को अपने अंदर आत्मसात करने का मैं प्रयास करता हूँ। और मैं तो कलाम साहब को समझने के लिए आप देखो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, वाइफ और दोनों बेटों के साथ मैं उनके घर तक गया हूँ। वहाँ 2 दिन मैं रुक कर के उनके परिवार के जो भी सदस्य अभी मौजूद है उन सबसे मिलकर के उनके जीवन के बारे में, वो कहाँ रहे, कैसी उनकी शिक्षा दीक्षा रही। और उसके अलावा मैं स्वामी विवेकानंद जी के बहुत ज्यादा उनका मैं परम भक्त हूँ। तो दोनों ही संघर्ष के मामले में मैं महाराणा प्रताप का अनुयायी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने 10वीं क्लास में हमारे एक पर्सन आता था अकबर महान, तो उस समय मैं संघ में काम करता था। हमारा एक टीचर थी, एक ही महिला टीचर थी बॉयज स्कूल में, सुरेंद्र बालाजी, बहुत ही हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो वो हिस्ट्री पढ़ा रही थी हमको और उन्होंने कहा भी अकबर महान का जो चैप्टर पढ़ाने के लिए आई, तो हमने उनको ऑब्जेक्शन किया कि मैम अगर अकबर महान थे तो फिर महाराणा प्रताप के स्टेचू देश भर में हम क्यों देख रहे हैं, देखने को और महाराणा प्रताप की गाथाएं हमारे बुजुर्ग हमारे सब लोग सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा जो लिखा है वही पढ़ना पड़ेगा। हमने 2-3 दिन क्लास को ड्रॉप किया। फिर हमारे सुरेश चौधरी जी, वहीं से शुरू कर दी थी आपने, हाँ, कहने का मतलब सुरेश चौधरी जी हमारे प्रिंसिपल थे, वो आए और इस बात को उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया कि सत्य तो ये है कि महाराणा प्रताप महान थे, और लेकिन ये शिक्षा का या देश आजाद होने के बाद में देश आजाद हो, ये मैं ये कहूंगा कि ये एक तरीके से हम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र था, एक ये ट्रैप था कि किस प्रकार से देश के युवाओं को कमजोर किया जाए, हमारी नस्लों को खराब किया जाए। ये मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि उस समय कांग्रेस का राज था, देश के अंदर इतना कोई बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने एक अलग तरीके से प्रोपेगेंडे के रूप में एक तरीके से हमारे ऊपर एक नैरेटिव सेट किया और सही मायने में जो हमारा सही इतिहास था उससे हमें दूर रखा गया। बगावत आपने इतनी सी कम उम्र में शुरू कर दी। वो आप बगावत कह सकते हैं, पर मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल सच के मेरे संस्कार थे और हमने उसी का प्रश्न खड़ा किया, और जिसको हमारे टीचर से एक्सेप्ट मानना पड़ा ये बड़ी बात है। लेकिन आज खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति आई है। अब हम सब पढ़ेंगे भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, महाभारत, वेद पुराण सब कुछ पढ़ेंगे, अकबर महान को पढ़ेंगे, हम लोग महाराणा प्रताप महान पढ़ेंगे, जो ये कमियां रही है इसको ठीक करेंगे। अशोक जी, इसी बीच मैं जानना चाहूंगी, इस दौरान काफी लीडर से, जैसे कि आपने बताया, आपका मिलना हुआ होगा, पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ समय बिताने का आपको मौका मिला होगा, तो और किन किन नेताओं से आप मिले हैं? कोई यादगार वाकया जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया 2-3 महान व्यक्तित्व के बारे में, कोई वाकया इनसे जुड़ा याद है क्या? तो कलाम साहब की कोई ऐसी बात जो आपका दिल छूती हो, कोई एक ऐसा? देखिए, कलाम साहब की एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं है जो आप नींद में देख रहे हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। इस चीज को मैंने कई बार अनुभव किया है। और स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन में हमेशा अपने स्पीच में भी कहता हूँ, अपने साथियों को कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, सामाजिक फील्ड में है, राजनीति में है, आप एक विचार के साथ काम करिए और उस विचार के अंदर इतना डूब जाइए कि उसी विचार के साथ आप सो, उसी विचार के साथ आप नहाओ, उसी विचार के साथ आप खाओ, जहां बैठे उसी विचार के अंदर रहो, सफलता आपकी निश्चित है। इन 2 नेताओं की, मैं इन 2 चीजों के साथ मेरे जीवन को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। और वैसे पार्टी के अंदर देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे अटल जी अडवाणी जी से भी मिलने का अवसर मिला, मुझे मुरली मनोहर जोशी जी से मिलने का अवसर मिला, और मोदी जी से मैं 99 में मैं मिल लिया था, जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। जब वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद में भी मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी कम से कम 4 या 5 दफा मुझे उनसे मिलने का अवसर मिल गया। कार्यक्रमों के नाते उनका स्वागत, वेलकम करने का अवसर मिला है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, बड़ा मतलब मैं काफी उत्सुक हूँ आपसे ये जानने के लिए, इतने बड़ी शख्सियत से आप मिल चुके, जैसे आपने अटल जी का जिक्र किया है, क्या वाकई में आज भी वैसी राजनीति हो रही है जो उस समय हुआ करती थी? ये मैं जानना चाहूंगी, अब सच में इस बात का जवाब हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज भी मुद्दों पे आधारित राजनीति करती है, सुचिता के ऊपर राजनीति करती है। हम हमारे प्रिंसिपल के साथ कभी समझौता नहीं करते। अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरी बात करूंगा तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जब जब अवसर आया है तब तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा को चुना है, सत्ता को छोड़ा है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले देश स्वतंत्र भारत के व्यक्ति नेता थे, जिन्होंने कैबिनेट का पद छोड़ करके और अपने विचारधारा के लिए काम उन्होंने प्रारंभ किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना करी, और पहला बलिदान स्वतंत्र भारत में उन्होंने दिया। जब
इमरजेंसी के बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जब मोरारजी देसाई और उस समय के नेताओं ने जब ये कहा अटल जी अडवाणी जी को कि आपको ये दोहरा जो विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा, या तो आप जनता पार्टी में रहिए या फिर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ रहिए, तब भी हमारे नेताओं ने कैबिनेट और के बड़े पद छोड़े, और लेकिन हमारी विचारधारा को उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आदरणीय अटल जी ने खरीद फरोख्त नहीं करी, भले ही प्रधानमंत्री का पद चला गया, तो हम उस पार्टी के नेता, आज भी मुझे इस बात का गर्व है, इस बात से हम लोग आज कार्यकर्ता पे आधारित पार्टी। आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान है, चाहे भजन लाल जी शर्मा जैसे एक साधारण कार्यकर्ता जिन्होंने बरसों तक भारतीय जनता पार्टी के लिए दरिया बिछाई है, पार्टी के झंडे उठाए, पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारियां करिए, विचारधारा के लिए कार्यकर्ताओं में जा करके काम करें। पहली बार चुनाव लड़वाती है पार्टी उनको और पहला सीधा मुख्यमंत्री बनाती है। आज कई प्रदेशों के अंदर, आप चाहे उत्तराखंड की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, मध्य प्रदेश की करो, आप गुजरात की बात करो, सब जगह आज आप देखिए केंद्र में मोदी जी के कैबिनेट में आप देखिए ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने ईमानदारी के साथ, सुचिता के साथ अपने विचारधारा के लिए काम करा और आज वो बड़े पदों पर सुशोभित होकर के देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, चरित्र है। बिल्कुल सनी जी, थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे कि राजनीति के सफर में आपने पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाई है। बात करें 1996 से 2001 तक युवा मोर्चा के हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष रहे, इसके बाद 2004 से 2009 तक भादरा नगर मंडल अध्यक्ष रहे, 2009 से 2013 तक भाजपा हनुमानगढ़ जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। साथ ही बता दें दर्शकों को 2014 से आप 2015 तक हनुमानगढ़ जिला महामंत्री, इसके बाद भी 2016 से आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें 2020 तक आप इस पद पर रहे, इसके बाद 2021 से 2023 तक प्रदेश मंत्री, साथ ही 2020 से 2023 तक टोंक जिला संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता और नागौर देहाता जिला संगठन प्रभारी भी हैं। इतना लंबा सफर कैसे देखते हैं आप इस पूरे कार्यकाल को? आपका जो है, कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कल की ही बात हो? क्या कुछ अनुभव आपका रहा है? अगर मैं सार जानना चाहूं, इतना बड़ा जो सार मैंने आपका पढ़ा है अभी। जी देखिए, वैसे तो ये समय कब निकल गया संगठन के लिए काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं आज इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बड़े गर्व के साथ कहता हूं, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आज दिन रात अनवरत काम करने में लगे हुए हैं, उन सबसे कहता हूं कि आप अपने काम को चुने, विचारधारा के साथ आप काम करते रहिए। मैं उन कार्यकर्ताओं में हूँ, चाहे भले जिम्मेदारी मेरे पास छोटी बड़ी कुछ भी रही, लेकिन मेरे संगठन ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक परिवार के गार्जियन के नाते, मुखिया के नाते उन्होंने मुझे हमेशा संभाला। भले ही मेरे वहाँ कई नेताओं से वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए पार्टी ने मुझे हमेशा सम्मान दिया। मैं जब भी जिस लेवल पे मैंने काम किया, उस समय चाहे मुझे नगर मंडल में काम मिला, चाहे जिले के अंदर मुझे काम मिला, और फिर समय रहते पार्टी ने मुझे प्रदेश में काम दिया। आज भी पार्टी मुझे हर अवसर पे, जब भी चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, या संगठन के कोई भी काम हो, मुझे पार्टी हमेशा जिम्मेदारी देती है, और मैं अपना प्रयास करता हूं कि पूरा 100% पार्टी के लिए मैं अपना समर्पण दे सकूं, और मैं कोशिश करता हूं। और यही मैं, जो मेरे जैसे जो जूनियर कार्यकर्ता है, दूसरी तीसरी लाइन के कार्यकर्ता है, उन सबसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वो पार्टी और विचारधारा में निष्ठा से काम करते रहे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की रूट्स है, और अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी, फिर कहूंगा, वो कहते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं और सब कार्यकर्ता कैमरे की निगाह में है। जो काम कर रहे हैं वो भी है, जो गलत कर रहे हैं वो भी है। बात ही खत्म कर दी उन्होंने ये बात। कार्यकर्ताओं की पार्टी है हमारी, कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है, कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। बिल्कुल। आखिरी एक दो सवाल आपसे लेना चाहूंगी। बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो पिछले करीब 3 दशकों से 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनका राज रहा है। तो आखिरी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर क्यों राजस्थान में राज तो बदलता जा रहा है लेकिन रिवाज नहीं बदल रहा है? क्या कोई राजनीतिक दल जनता की अपेक्षाओं पर इस तरह से खरा नहीं उतरा है आज तक कि उसे लगातार सत्ता पर काबिज रहने का मौका मिला हो? ये वो सवाल है जो आपको भी पता है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी परसेप्शन हमारे प्रदेश के अंदर बन गई है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस का शासन आता है, लेकिन मैं इस बात नहीं है। इसके लिए मैं बहुत गर्व के साथ कहूंगा, जो मुझे शासन जो ध्यान में है, 98 से 2003 तक का अशोक गहलोत जी का शासन था। उसके बाद उनकी बहुत बुरे हालात हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ जीती। और 2003 से 8 के बीच में आप देखें, राजस्थान में जितने भी आज
सीनियर स्कूल है, जितने भी कॉलेज है, जितने भी डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और नर्सिंग कॉलेज है, ये सब के सब उस समय वसुंधरा जी की देन है। आज आप किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में देखिए, हर तीसरे चौथे घर में आपको एक गवर्नमेंट टीचर मिलेगा, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या अन्य शिक्षा, अन्य विभागों के अंदर भी, शिक्षा के अलावा भी। वो उस समय बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट को वसुंधरा जी ने खत्म करने का प्रयास किया। पर लेकिन 2008 का जब चुनाव आया तो शायद हम जनता को समझाने में थोड़ा असफल रहे हमारे किए हुए कामों को। इसके अलावा बहुत सारी सड़कों का, बिजली का, पानी का, हर क्षेत्र के अंदर वो हमारी एक सफल सरकार रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़े से अंतर से हारे। लेकिन 8 में अशोक गहलोत जी कांग्रेस फिर आ गई और बसपा के 6 एमएलए कुछ निर्दलीयों को खरीद फरोख्त करके वो रहे सरकार में। लेकिन जब 13 में हम आए तो फिर हम बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आए। मैं ये दोनों अंतर इसलिए बता रहा हूं कि कांग्रेस जब आती है तो टूट फूट के साथ आती है, भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है तो प्रचंड बहुमत के साथ आती है। 98 के बाद में कांग्रेस ने कभी भी बहुमत हासिल नहीं किया, 98 में बहुमत हासिल किया। वो 8 में आए तो शायद 93 या 94 सीटें थी। जब 2018 में आए तब भी 90, 92, 94 सीटें उनकी थी। जोड़ तोड़ से उन्होंने सरकार बनाई। हमने 3 में बनाई तो 120 से ऊपर सीटें थी। जब हमने 13 में बनाई तो 163 सीटें हमारी थी। जब हमने अब भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है तब भी हमारी 115-16 सीटें हैं। हम जब भी आते हैं प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं, जनता हमारे साथ है। अब देखना आप आने वाले समय के अंदर 2 योजना, 4 योजना, 5 योजना तक भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी। और हमने ये साबित किया है, देश के अंदर आजादी के बाद में ये पहला अवसर है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये लगातार अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ कर चुके हैं। वो तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी हर धारणा को खत्म कर रही है। तो राजस्थान को भी इस परसेप्शन को हम तोड़ेंगे और 2028, 2033, 2038 ऐसे फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन आगे रहेगा। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी हो जनता के हित में काम हो, जिस तरीके से आपने बताया। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है आप उसे निभाते रहे। आप विवादों से हमेशा दूर भी रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता समय समय पर कोई ना कोई ऐसा बयान देकर या कुछ ऐसा काम करके विवाद खड़ा कर देते हैं जिससे पार्टी को काफी नुकसान होता है। अगर हम बात करें, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भाजपा, काफी पुराना है, तो ऐसे में क्या भविष्य में कोई विवाद जैसी बात ना आए, इसे लेकर पार्टी ने कुछ निर्णय लिया है या लेगी? आपको नहीं लगता है कि निर्णय लिया जाना चाहिए? क्योंकि चलिए, आप लोग सब पूरे लगन से काम कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ पार्टी के ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जहां विवाद खड़ा ही हो जाता है। आप तो विवाद से हमेशा दूर रहेंगे, हम सब जानते हैं। देखिए, लगभग भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा 15-20 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है और आज देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का काडर अगर है तो हमारे पास मोदी जी, अमित शाह जी जैसा एक विशाल मजबूत नेतृत्व शक्ति भी हमारे पास है, जो सुचिता के साथ राजनीति करते हैं। मैं आज इस बात का भी गर्व करूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पिछले 22-23 वर्षों से लगातार शासन में हैं, पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन कोई भी माई का लाल उनके ऊपर, उनके दामन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और आज उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ भारत को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम किया है, पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। तो ये अगर कोई किसी से कहीं से कोई बात निकल करके आती है तो हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण होता है, लेकिन अगर कहीं कोई गलत विवादित स्टेटमेंट किसी का निकलता है तो पार्टी उस पर संज्ञान भी लेती है, चर्चा भी करती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाकी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी डिफरेंस पार्टी है और हमेशा अपने विचारधारा के आधार पर, अपने प्रिंसिपल के आधार पर पार्टी काम करती है, के आधार पर काम करती आई है। राजनेता जनता के चाहते बने रहे, उनके दिल में नेताओं की जगह बनी रहे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या सत्ता का अहंकार उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो जातियों पर, धर्म पर, समाज पर, भगवान तक पर बयान देने लग जाते हैं? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल गया, इसलिए मैं आपसे ये सवाल लेना चाह रही थी। जनता ने उन्हीं प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाने के लिए चुना है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं बड़े साफ शब्दों में इस बात को कहूंगा कि देश आजाद होने के बाद में जिस प्रकार की व्यवस्था बननी चाहिए थी, उस समय के तत्कालीन शासकों ने, अब कांग्रेस ही उस समय बड़ी पार्टी थी, दूसरी पार्टियां तो थी भी नहीं, सर्वदलीय सरकार पहले बनी, उसके बाद में कांग्रेस ने जिस प्रकार का कल्चर हमारे देश को दिया, जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारे देश को दी, एक मैं समझता हूं कि
गोरे अंग्रेज चले गए और ये कांग्रेस के रूप में काले अंग्रेज ये इसमें स्थापित हो गए और एक ही परिवार के लोग चलते रहे। पहले नेहरू जी आ गए, उसके बाद इंदिरा जी आ गई, इंदिरा जी के बाद 70% राज उन्होंने हाँ, किया है। और ये जो 50-60 वर्षों तक जो इन्होंने राज किया और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर स्थापित कर दी, वो एक हमारे देश में नासूर बन गया, जिसको आज खत्म करना आसान काम नहीं है। पर हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे इन चीजों से बाहर निकल रही है। बड़े परसेप्शन हमने बदले हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, राम मंदिर मुद्दा जो बरसों से चला आ रहा था, आप 3 तलाक जैसा मुद्दा बहुत बड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले रही है। आज आप देखिए CAA के माध्यम से आज जो विस्थापित वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आ गए थे और 1947 से लेकर के आज तक वो लोग प्रताड़ित थे। आज मैंने उनको अपनी आंखों से देखा, जैसलमेर के बॉर्डर के ऊपर झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं, ना उनके पास बिजली का अधिकार है, ना पानी का अधिकार है, ना शिक्षा का अधिकार है, ना वो कोई देश की जो सरकार की सुख सुविधाएं हैं, उनको जो सरकारी योजनाएं वो उनको नहीं मिल पा रही और अगर उनको कोई मालिक जो खराब मिल गया तो उनकी सैलरी भी उनको नहीं मिल रही थी। मैंने उनको अपनी आंखों से जाकर के उनको देखा है, कानों से उनकी बातें सुनी है। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है, CAA के माध्यम से उस नासूर को हमने खत्म करने का काम किया है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला करके उस नासूर को हमने खत्म किया है। 370 को खत्म करके आतंकवाद को पे अंकुश लगाने का काम आज हमने किया है। आज राहुल गांधी जी श्रीनगर में झंडा फहरा करके गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्हें यह अधिकार दिया किसने? तुम्हारे परिवार के 4-4, 5-5 प्राइम मिनिस्टर बन गए, तुमने क्यों नहीं आज तक वहां किसी आम नागरिक को तिरंगा लगाने का अधिकार दिया? तो वहां सरेआम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे थे और इस तरीके से देश में एक अच्छी व्यवस्था स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। आने वाले समय के अंदर बाकी चीजों के ऊपर भी अंकुश लगेगा। धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, भजनलाल सरकार के 6 महीने से ज्यादा पूरे हो चुके हैं। माननीय भजनलाल जी की हम बात कर रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा उनको काम करते हुए हो चुका है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी आ चुके हैं, सरकार और मंत्री उसे उनमें व्यस्त हो चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी, विपक्ष का आरोप था कि ये पर्ची वाली सरकार है। ये सवाल मैं चाहती हूँ आप सुने मेरा ध्यान से। एक और बयान सामने आया कि ये 4 इंजन की सरकार है। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाले बयान पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल नहीं 4 इंजन की सरकार है। बात करें, पहला इंजन मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का, दूसरा ब्यूरोक्रेसी का, तीसरा इंजन पर पूर्व मुख्यमंत्री और उनके खेमे का बताया गया, जबकि चौथा इंजन RSS का है। ये उनका कहना है कि ये सभी 4 अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू कर रहा है, आप चारों दिशा में खींचे हुए हैं, आपका कोई काम नहीं होने वाला है। ये डोटासरा साहब का कहना है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, डोटासरा साहब क्या कहते हैं मैं तो इस बात पे नहीं जाऊंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये गोविंद डोटासरा जी वही हैं जब शिक्षा मंत्री थे, जब इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के प्रदेश के मुखिया जब टीचर्स से पूछते हैं कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार तो नहीं है, शिक्षा मंत्री मौजूद है, गोविंद डोटासरा जी शिक्षा मंत्री के रूप में मौजूद है उस चेयर पे, और टीचर्स खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं हमसे ट्रांसफर में रुपए लिए जाते हैं, वो सीधे सीधे गोविंद डोटासरा जी पे आरोप लगा रहे हैं। उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। और जो RS के अंदर उनके परिवार के लोग किस तरीके से आपने वो देखा होगा, ये लंबा विषय हो जाएगा। पर इस बजट के बाद में गोविंद डोटासरा जी के मुंह पे भी ताला लग गया है। एक शानदार बजट आदरणीय भजनलाल जी की सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने दिया है। मैं नहीं कह रहा, एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के लोग तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सोमू के विधायक कह रही हैं, आपके जयपुर के रफीक खान कह रहे हैं, आपके और 4 लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत शानदार बजट आया है, इससे अच्छा बजट आज से पहले कभी आया नहीं। तो दूसरी बात, भजनलाल जी को 6 महीने सरकार को जरूर हुए हैं, लेकिन आप देखिए 15 फरवरी के बाद में लोकसभा चुनाव का काम प्रारंभ हो गया था, जो 4 जून को जाकर के खत्म हुआ है। तो 1.5-2 महीने वो और 1-1.5 महीना ये मिला है। उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर ERCP का मैटर क्लोज हो गया, जो पिछले 10 साल से ये लोग भटका रहे थे। तो आज मध्य प्रदेश से भी बात होगी, पंजाब से भी बात होगी, दिल्ली से भी बात होकर के ERCP के माध्यम से आने वाले समय के अंदर आप देखिए ये 13 जिलों का अंदर पेयजल की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बजट के तुरंत बाद अगर आपने देखा होगा कि भजनलाल जी ने 24 आवर के अंदर ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि तुरंत अपने अपने जिला में जाइए, जिला कलेक्टरों के साथ बैठ करके तुरंत प्रभाव से बजट की घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। गोविंद डोटासरा जी और उनकी पार्टी जीवन में ऐसी कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। ठीक है।
आखिरी एक दो सवाल आपसे। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी हालात ज्यादा बदल नहीं पाए हैं, देखने को नहीं मिला है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मैं छूट गया था, नहीं तो पहले वाले प्रश्न में उत्तर आ जाता। एसआईटी का गठन करके कितने जो ये माफिया थे, कहां से पकड़ करके, कहीं मुंबई से, कहीं हैदराबाद से, कहां से हमारी पुलिस लेकर, पुलिस तो वही है, केवल शासन बदला है, केवल शासन का मुखिया चेहरा बदला है। तो आज आप देखिए, देश की जनता देख रही है, मेरे ख्याल से 100 के आसपास अपराधी इस पेपर लीक के जो गिरोह है उसके अंदर हो चुके हैं, और बचे हुए बाकी भी शीघ्र पकड़े जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप युवा हैं, युवाओं की पीड़ा को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा डर है जिसके कारण सरकार है छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के पक्ष में है? देखिए, ये अभी इसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस विषय में मेरी सरकार के किसी व्यक्ति से बातचीत हुई नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से छात्र हितों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्यान रखती आई है, आगे भी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आपने बहुत सारी जो जानकारी हमें दिया, आपका इतना लंबा अनुभव है शेयर किया, और हम चाहेंगे फिर किसी खास मुलाकात के क्रम में आपसे फिर से मुलाकात हो। आज के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हम चाहेंगे दोबारा भी आप हमारे स्टूडियो पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, और हम आपसे मिलते रहें, और आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो आज की खास मुलाकात के क्रम में थे मेरे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी जी। भाजपा में विभिन्न पदों पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बखूबी निभाई, और वर्तमान में भी पार्टी को अपना समय समय पर अनुभव दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, और सींचे जा रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं। तो अशोक जी, न्यूज़ 21 पे आज हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो आए, उन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे फिर किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक और नए और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।